आज हम पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर की जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल की पोजीशन के लिहाज से, और चार्ज का भी देखेंगे कि चार्ज कितना है। जब ये बात आ गई ना कि आयनिक रेडियस, इनमें आना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक रेडियस पर इफेक्ट कर सकते हैं इस लिहाज से। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो आयनिक रेडियस हमेशा कम होता है उस चीज़ का। तो एक चीज़ कॉमन वो ये है कि ये चारों बिलोंग करते हैं सेकंड पीरियड से। एक बात तो ये तय होगी। उस पीरियड में लिथियम साहब हैं, ये मौजूद हैं बिल्कुल राइट साइड, लेफ्ट साइड पर पीरियड के। लेफ्ट साइड वालों का साइज अगर एटम के लिहाज से देखें तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट कम होता जाता है। अब इसमें चार्जेस का भी इशू है। पॉजिटिव चार्ज साइज कम होता है, नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ता है। इसका ये उसने पूछा है हाईएस्ट, तो फिर ये दोनों ना, इन पर तो पॉजिटिव चार्ज इनका तो ज़्यादा हो नहीं सकता, कंपटीशन आएगा। अब ओ पहले आता है और पीरियड में, एफ बाद में आता है पीरियड में। तो अगर दोनों पर ए चार्ज इक्वल होता, ओ नेगेटिव और एफ नेगेटिव इक्वल चार्ज होता, यानी -1 होता, तो फिर भी ओ का ही साइज बड़ा आना था, बिकॉज ओ के बाद उसका साइज मजीद कम होता है ना। यहाँ एक और टू नेगेटिव चार्ज है, इट मीन ओ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन। नेगेटिव चाहिए कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है उतना ही आयन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ओ टू नेगेटिव वाज द करेक्ट ऑप्शन। इज मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो वही बात मैंने आपको बताया, या वक्तन फवक्तन आपको मैं कहता रहता हूँ कि जैसा मेरा तरीकाकार है पढ़ाने का या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उस तरीकाकार को फॉलो करो। आप नोट पढ़ो, टेस्ट दो, वो ठीक है, वो नॉलेज है, लेकिन मेरी टेक्निक भी फॉलो करो, ताकि कोई अनसीन चीज़ आ जाए तो उसका आप। तो मेरी टेक्निक यही है। यहाँ हाइड्रेशन आया तो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया, मैं माइंड में लाऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी पर असरअंदाज। तो मेरे माइंड ने बताया कि चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर हाइड्रेशन एनर्जी करती है। चार्ज डेंसिटी से मुराद चार्ज एंड साइज, दो चीजें। इसमें से मैक्सिमम चार्ज उसने मिनिमम, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि सबसे कम चार्ज जो है वो है और लिथियम पे है, चार्ज से कम है। तो फिर मैं देखूंगा दोनों में से साइज जिसका बड़ा है उस एनर्जी कम होगी। तो वो पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, उसके बाद पोटाशियम, तो पोटाशियम वाला आंसर राइट है। पोलराइजेशन ऑफ आयन इज गवर्न्ड बाय, ये नॉलेज का क्वेश्चन था, जान रूल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एंड एक्स हाइड्रोजन आर दिस रिस्पेक्टिवली एक्स ओ एच कंपाउंड इज। एक्स मैंने ऐसे ही बोल दिया, हेलोजन मुंह से निकल गया। एक्स मीन कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मीन एक्स। क्यों, जहाँ से आइडिया हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हेलोजन वाली नहीं है। अच्छा, उसने पूछा है कि आप बताओ कि ये जो compound क्या है। तो एसिडिक है,
है या basic है या न्यूट्रल है। तो होगा आपने कैसे इसको सॉल्व करना है इसको, आपने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है, अगर वन ज्यादा हो ऐसा ऐसा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा हो। तो आप देखेंगे कि जो X और O का बॉन्ड है, इसमें आप देखें X की नेगेटिविटी 0.7 है और O की 3.5। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 2.8 इसका डिफरेंस। ये तो बहुत आयनिक आयनिक होगा, यानी एक्स पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ओ एच पर यानी ओ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ओ एच रिलीज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, ओ जो चीज हाइड्रोक्साइड आयन दे वाटर में, यानी जिस चीज में ओ एच मौजूद हो और वो water में डाले, वो चीज बेसिक होती है। तो यहाँ साफ होना। Reduction potential of lithium is the highest among alkali metals because ये ऐसे ही क्वेश्चन बना लिया मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये दोनों, अभी क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने कहा तो उसी सेंस में आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो ये सारी रीजन, लिथियम का एक तो साइज स्मॉल होता है, का लिथियम आयन का, और उसकी साइज स्मॉल होने से द स्मॉलेस्ट साइज लिथियम आयन, इससे क्या होगा, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अब वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसका हमने डिसाइड करना है ना कि ये हाईएस्ट है अल्कली मेटल में तो क्यों है। तो इसकी एक वजह, जो मेन वो एक्चुअल वजह ये है, हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये मेन वजह है। सिंपल सी बात है, इसका साइज कम है और वन चार्ज है, साइज बहुत छोटा होता है अल्कली मेटल्स में से, तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बाकी अल्कली मेटल की निस्बत ज़्यादा होगी इसकी। और बाकी दोनों जो वैल्यू है ना, दो बातें हैं वो इसी के संदर्भ में है कि देखें कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ लिथियम आयन बाकी अल्कली मेटल की निस्बत, हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की बात मैंने आपको पहले ही बताई कि चार्ज ओवर एरिया, तो ये तीनों बातें ऑलमोस्ट, तो साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी, चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगी। तो ये तीनों बातें रिलेटेड, ऑप्शन इसमें से बेहतर था। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कहते हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी को, ये इसका दूसरा नाम है। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी तो किसी एलिमेंट की होती है ना, उसकी डेफिनेशन हम माइंड में लाए ना कि क्या होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन तो बाय टू रिमूव इलेक्ट्रॉन जब एटम गैसीय स्टेट में हो। तो इसका मतलब है कि ये जो चौथी चीज है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इसका कोई ताल्लुक नहीं आयनाइजेशन एनर्जी से, बिकॉज बॉन्डिंग तो हो, आयनाइजेशन एनर्जी हम निकालते तब हैं जब एटम फ्री स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाए हुए होता। सो इसलिए इसका कोई ताल्लुक नहीं।
A species having number of neutrons similar to S32, ये रटा था। Which oxide of manganese is the most acidic? तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही इंक्रीज होता है ऑक्साइड का, ये ऑक्साइड्स तो इस करेक्टर इंक्रीज होता है। सारे ऑक्साइड सेम मैंगनीज के हैं, ठीक है। तो मट तो एसिडिक करेक्टर है वो कब इंक्रीज होगा, ये बात याद रखनी, जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ये बात हमने कल भी पढ़ी है, उसके साथ रिलेट करनी है ताकि दोनों बातें याद रहें कि जो हाइड्रो जो हेलोजन के एसिड्स हैं उनमें भी ऐसा है कि अगर इनका ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है तो फिर एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है। इसमें कौन सा हाइड्राइड आयनिक है? मेटल हाइड्राइड। मेटल पॉजिटिव आयन बनता है और हाइड्रोजन नेगेटिव। बाकी हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है तीन मेटल्स के साथ हैं, तो इसलिए नॉन मेटल्स जो हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। वैसे भी आप स्ट्रक्चर भी पढ़े हुए हैं आप, बॉन्डिंग होती है, आयनिक तो होती नहीं। Which property of H is similar to that of halogen? ये भी इजी है। साइज का तो बहुत आसान था, नेगेटिव आयन का साइज बहुत बड़ा है, फिर एटम का और फिर पॉजिटिव आयन का साइज आता है। लास्ट पे है एन द पेनिट्रेशन पावर। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था वैसे, लेकिन ये मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा कि चले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ और बाद में बता दूंगा। स्टूडेंट्स को ना पता हो तो आप मुझे बताएं इस चीज़ का आपको पता है या नहीं। व्हाट इज पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन मींस एक हायर ऑर्बिट शेल के ऑर्बिटल का लोअर शेल से भी नीचे चले जाना एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन ऑर्बिटल। जैसे फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डी ब्लॉक की है, उसमें 4s की एनर्जी कम होती है, पहले फिल होता है, और 3d की उससे ज़्यादा होती है, वो बाद में फिल होता है। तो इसका मतलब है कि जो चौथे शेल का एस है वो तीसरे शेल को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाता है, तो उसकी एनर्जी कम है, वो जल्दी फिल होगा। फिर आगे तो ये सारे ऑर्बिटल पेनिट्रेशन पावर रखते हैं और उनकी तरतीब पावर, सबसे ज़्यादा पावर है एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। तो ये ऑक्साइड हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स का टॉपिक आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑक्साइड्स को आपने मेटेलिक करैक्टर के साथ स्टडी करना है और मेटेलिक करैक्टर को साइज के साथ रिलेट करना है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पर ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3, इन्हीं की हम बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हैं। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ये तीनों मेटल्स हैं। क्यों मेटल्स हैं? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर हैं और इनके साइज बड़े हैं बाकी ग्रुप्स की निस्बत, सो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए हम इनको मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है ये तीनों ग्रुप्स मेटेलिक करैक्टर रखते हैं। अब मेटेलिक करैक्टर ग्रुप के अंदर यानी विद इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात है। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्साइड जिस एलिमेंट के साथ बना वो एलिमेंट जितना रखेगा
उतना ही वो बेसिक ऑक्साइड होगा। जैसे आपने देखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये पानी में अगर इन्हें ऐड करें तो ये बेस बनाते हैं। NaOH बनाएगा, ये CaOH ट्वाइस बनाएगा, NaOH ट्वाइस बनाएगा, ये बेसिस बना। तो जो जितना किसी का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा उतना ऑक्साइड बेसिक होगा, ये याद रखें। ठीक है। अब जितना मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा उतना ही उसका बेसिक करेक्टर कम होता जाएगा। वो फिर क्या होगा, वो बेसिक से एम्फोटेरिक होगा और एम्फोटेरिक से एसिडिक होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है। ये जैसे अभी मैंने कमेंट देखा है एम्फोटेरिक होगा, तो एम्फोटेरिक मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा इन चारों में से किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या दूसरे लफ्जों में कह लें इन चारों में से बेसिक करेक्टर किसका कम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मैंने आपसे टाइप ऑफ ऑक्साइड नहीं पूछी कि आप कहें कि ये एम्फोटेरिक है। इसी तरह आपको ऑक्साइड्स दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है इनमें से सबसे ज्यादा जो बेसिक करेक्टर है, बेसिक ऑक्साइड वो कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये जज करना आना चाहिए कि किसका बेसिक करेक्टर। द प्रॉपर्टीज ऑफ beryllium आर क्लोजेस्ट टू which of the elements of periodic। तो वो ये मैंने आपको डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाया था, तो इस लिहाज से ये, तो डायगोनल रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया था ना कि ग्रुप टू, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि ग्रुप टू का जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ग्रुप थ्री के नीचे वाले एलिमेंट के साथ उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जाती हैं। जैसे ग्रुप टू में ब्रिलियम और ग्रुप थ्री में एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम आती है। तो जिसको अभी भी मेरी बात ना समझ आ रही है वो डायगोनल रिलेशनशिप वाला टॉपिक पढ़ ले। विच ऑफ द रिएक्शन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो है कि ये क्या हुआ है, ये रिएक्शन कौन सा है, आयोनाइजेशन का है। तो आपको माइंड जाना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पर पहुंच जाना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर है ना। एक तो है रेडियस वाला, यानी साइज वाला। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो उसने कहा कि मैक्सिमम एनर्जी किस के लिए चाहिए। तो अब यहाँ कंपटीशन पोटाशियम और कैल्शियम का, ये कंपटीशन से बाहर हो गया बिकॉज ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ये दोनों का मेन कंपटीशन बनना है। ये भी पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल, ये भी पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं। तो कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि बैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक निकल गया तो दूसरा भी निकल गया। ये आसान है इसकी निस्बत। पोटाशियम में मसला है, पोटाशियम पहले ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तीसरे शेल का एक निकल गया। जो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन से निकालना है ना, ये जो रिएक्शन शो कर रहा है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इसके दूसरे शेल से निकलेगा। सॉरी, चौथे का इसका निकल गया क्योंकि ये 19 होता है ना। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है वो तीसरे से निकलना है। इसलिए तो अल्कली मेटल्स आमतौर पर कंपाउंड्स के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते क्योंकि इनका दूसरा इलेक्ट्रॉन निचले शेल से निकलता है और वो बहुत एनर्जी चाहिए होती है। कहीं तो हम बात कर रहे हैं, जब मैं कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि ये साइज की बात भी हो रही है।
शायद आप नहीं, अब्दुल, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है वो चौथे शेल से निकला है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इसका निकलना है वो तीसरे से निकलना है। इसका दूसरा निकलना है वो चौथे से ही निकलना है, ठीक है ना। तो इसका तीसरे से निकलना है, और दोनों में चार्ज का भी थोड़ा सा फर्क है। इसका एटॉमिक नंबर 19 है, प्रोटॉन 19 है, इसमें प्रोटॉन 20 है। तो चार्ज का इतना, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज का इतना फर्क नहीं है। मेन डिफरेंस डिसाइडिंग फैक्टर है। ये थे जी हमारा टेस्ट। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? एस ब्लॉक का टेस्ट अब क्लियर नज़र आ रहा है? जी। क्वेश्चन नहीं आप पूछ रहे थे टेस्ट में। शायद आपको क्लियर हो ये चीज़ें फिर। तो डी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इस ब्लॉक में। विच वन इज द ओर ऑफ, तो ये रटा है कार्नालाइट, केरोसिन ऑयल, बिकॉज ये एल्कली मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो सोडियम को या पोटाशियम को या एल्कली मेटल्स को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। और मिट्टी का तेल कौन है? ये अल्केन्स हैं। और अल्केन्स कौन होती हैं? जो पैराफिन्स जिन्हें कहते हैं, यानी ये बहुत कम एक्टिव होती हैं। तो इसलिए मिट्टी के तेल में ये आराम से पड़ा रहता है। अगर बनाएंगे तो ये वाटर में आग लगा देगा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और या वैसे खाली बोतल में रखें तो हवा में नमी कर जाएगा। तो इसलिए इनका ख्याल रखना पड़ता है। एज कम्पेयर टू लिथियम, सोडियम रिएक्ट्स फास्टर विद वाटर बिकॉज ये लिथियम की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी लिथियम की निस्बत सोडियम जल्दी प्रोड्यूस करती है ना, साइज बड़ा होने की वजह से। तो नहीं आ सकता, दो ही मेटल हैं। और साइज भी आ सकता क्योंकि सोडियम लार्जर इन साइज। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैंने रिएक्ट फास्टर, यानी चाहिए कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी पर इफेक्ट करते हैं। लिथियम सोडियम है, तो ये इनमें से रिएक्टिव कैसे डिसाइड होगा कौन रिएक्टिव है? रिएक्टिव कहते किसको हैं? रिएक्शन में दो ही चीजें, या इलेक्ट्रॉन लूज, फिर इस तरह आपका माइंड चल, फिर आपने देखना अच्छा ये तो दोनों मेटल्स हैं, ये तो लूज ही करती हैं। अब आपने देखना दोनों में से जो जल्दी जो लूज अगर सोडियम करती है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो सिंपल है, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। विच peroxide with O2, ये रटा था सोडियम। On heating address Na2CO3 गैस इज लिबरेटेड। तो कोई गैस लिबरेट नहीं होती, ना CO2 ना CO। यहाँ से Li2CO3 को हीट करें तो फिर ये हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और Li2O। बाकी कोई एल्कली मेटल जो है वो उसके साथ जो कार्बोनेट है वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। तो बताएं आपके ख्याल में क्या रीज़न इसकी हो सकती है? जल्दी बोलें, शाबाश। स्टेबल हैं टुवर्ड्स हीट। आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज हीटिंग, रट्टा है कैल्कुलाइड।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू ये हाइड्रेशन टू यील्ड एंड अदर हाइड्रेट, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला टॉपिक है, ये पहले चैप्टर में है, दूसरे में है सॉरी। तो ये क्यों सेटिंग होता है, क्यों हार्ड हो जाता है, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी डालते हैं तो हाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर वो हार्ड मैस बन जाता है। प्रिपेयर्ड बाय एनालिसिस ऑफ molten Cl2। जी स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन ना आप चेक कर लेना, रिएक्शन होता है कि कोक अगर एमजीओ से रिएक्शन करवाएं तो कार्बन ऑक्सीजन ले जाएगा, मेरा ख्याल है ले जाएगा, तो उससे मैग्नीशियम बन सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो रिएक्शन है वो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2, यानी मोल्टन MgCl2 में Mg आइन होगा, नेगेटिव आइन होगा, तो वही जो हम NaCl मोल्टन है उससे सोडियम बनाते हैं, MgCl2 से मैग्नीशियम बन सकती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस मैग्नीशियम नाइट्रेट में क्या मसला होगा कि एक्वस में वाटर भी आ जाएगा और वाटर में हाइड्रोजन आइन, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आइन दोनों में कंपटीशन आएगा कि किसने जाके कैथोड पे रिड्यूस होना है। तो इस वजह से उसमें हाइड्रोजन गैस बनने के चांस ज़्यादा है मैग्नीशियम मेटल, ये वाला पॉइंट ज़्यादा ठीक है। तो जिसको डाउट हो वो दोनों टॉपिक्स को स्टडी करे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन साल्ट्स और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस साल्ट्स, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो solubility decline earth metal hydroxide increases down the group because of synergy of hydroxide ions। मैंने आपको कर देता हूँ कि लेटेस्ट एनर्जीज भी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने पढ़ा हुआ है कि लेटेस्ट एनर्जी भी हाइड्रेशन एनर्जी की चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी कम होती है, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लेटेस्ट एनर्जी भी कम। लेटेस्ट एनर्जी कम होने से मसला क्या बनता है, यानी साइज के टाइन का बढ़ेगा ना, तो केटाइन का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसका चार्ज ज्यादा जगह पर फैल रहा है, चार्ज की जो असर है चार्ज का, वो एनाइन के साथ जो अट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाएगी। तो अट्रैक्शन कमजोर होगी इसलिए ये क्रिस्टल जल्दी टूट सकती है, ये लेटेस्ट जल्दी टूट सकती है। तो इसलिए जब इसको पानी में डाल हल हो जाएगी। वाटर डालने से, जब भी आप साल्ट या कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो दो तरह की फोर्सेस काम करना शुरू कर देती हैं, दो तरह की फोर्सेस काउंट होती हैं। एक फोर्स तो वो होती है ना जो केटाइन की एनाइन के साथ अट्रैक्शन की फोर्स है, जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी होती है, जिसे केस में आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। दूसरी फोर्स जो करती वो होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, जो लेटेस्ट में मौजूद या क्रिस्टल में मौजूद केटाइन और एनाइन के साथ अट्रैक्शन, ये दो तरह की अट्रैक्शन है। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, यानी केटाइन और एनाइन की आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो फिर वो वाटर में हल नहीं होगा। लेकिन अगर लेटेस्ट एनर्जी कम है, यानी केटाइन और एनाइन आपस में अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है लेकिन वाटर के साथ फिर भी उसकी ज्यादा है, तो फिर वो वाटर में चल जाएंगे, फिर वो हल हो जाएंगे, केटाइन अलग हो जाएगा। CO2 टेस्टिंग
के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो पता है, आप मेरे को बताया सकता है कि क्या चेंजेस आएंगी CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि CO2 है या नहीं है? क्वेश्चन था कि हमें CO2 गैस जब एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या चेंज आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो गैस हमने एंटर की है वो CO2 ही है? कैसे पता चल रहा है? ठीक है, लाइम वाटर का इसका मतलब है अपना कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही इसमें CO2 ऐड करेंगे तो उसका वाटर जो कलर लाइम वाटर का वो मिल्की हो जाएगा। किस वजह से मिल्की, क्या चेंज आती है? ओ, अफजल साहब, अफजल सादिया, काम देख लो आप अपने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में CO2 डाल रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया, मुझे लगा। कैल्शियम कार्बोनेट, शाबाश। इस वजह से वो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से मिल्की क्यों हो जाता है? अगली बात, कैल्शियम कार्बोनेट बना तो कलर मिल्की क्यों हो गया? इनसॉल्युबल होता है। वेरी गुड। देखें, ये है डेप्थ। आप ये आप मेरी जैसे थॉट्स काम करती है ना, इस चीज को कॉपी किया करो, थॉट्स को, ऐसे चीजों को डेप्थ में देखा करो। तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, शाबाश। अब एक और बात है, वो कहते हैं जी CO2 अगर मजीद डालते हैं इसमें तो हो जाता है। अब क्या हो, वो मिल्की कलर खत्म हो जाता है अगर CO2 मजीद डालें और डालते जाएं। रीजन पता है? ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है प्रैक्टिकल स्किल सेंस में, इंटरव्यू और इसमें दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि बाइकार्बोनेट, वो CO2 मजीद डाले ना तो वो शाबाश, फौजिया खाना में लिखा है सुमेरा ने भी, वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है। जल्दी से रीजन बतानी है, कार्बोनेट क्यों सॉल्युबल नहीं है, बाइकार्बोनेट क्यों सॉल्युबल है? जल्दी से रीजन बताओ। देखो कैसे, कितने क्वेश्चन मैंने एक बात से निकाल दी। कैल्शियम कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल। रीजन, सॉल्युबिलिटी के लिए दो बातें, लेटेस्ट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी। तो पहले देखा करो लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है, उन चीज़ों को पे गौर करो, आपको जवाब आ जाए। शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा है? कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन CO3 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ठीक है, इसका साइज तो बड़ा है। और नहीं, हार्डन बॉन्डिंग कहाँ आ गई भाई? वो ठीक है, एक सेंस में बन जाती है, CO2 के साथ बनेगी, लेकिन पहले लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं ना, फिर हम आगे चलते हैं। हार्डन बॉन्डिंग तो बाद की बात है, जिसको हम वाटर की आयंस के साथ attract कहेंगे ना, वो बाद की बात है। पहले लेटेस्ट एनर्जी देखा करो, यानी पहले कैटायन और आयन की आपस की ताकत देखा करो, स्ट्रेंथ देखा करो, आपस की अट्रैक्शन देखा करो, फिर वाटर के साथ, वो तो बाद की बात। तो जो CO2 है, CO3 2 नेगेटिव है, यानी कार्बोनेट है, उसका साइज तो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 4 एटम है, एक कार्बन के 3 ऑक्सीजन के, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है
वो टू नेगेटिव है। इस वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी तकरीबन दरमियाने लेवल की बन जाती है, क्योंकि चार्ज भी तो है ना उसके ऊपर। ठीक है, अब आगे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट में क्या इशू है कि बाइकार्बोनेट में 5 एटम आ गए, हाइड्रोजन, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो बस इसका साइज कार्बोनेट से बड़ा हो गया। फिर इसमें क्या मसला हो गया, इसका चार्ज -1 होता है। चार्ज कम हो गया, साइज बड़ा हो गया। तो दोनों तरफ से इसकी चार्ज, साइज कम होने से, बढ़ने से भी चार्ज डेंसिटी, सॉरी, साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हो गई, और चार्ज के कम होने से भी चार्ज डेंसिटी कम हो गई। तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, सो इसकी कैल्शियम के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस कार्बोनेट की निस्बत कमजोर होंगी। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस या लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों, बात एक ही होती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये क्लियर हो गई बात?